साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नया विषय लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। अगर आप कोई भूमि को विक्रय कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो भूमि का जो अंतरण कर रहे हैं उसके संबंध में आपने विभिन्न धाराओं में देखा होगा, कुछ प्रतिबंध है, कुछ नियम और कानून बने हैं, उसके लिए शर्तें हैं। अगर उन शर्तों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, इस संहिता में जो कानून बने हुए हैं, दिए हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी भूमि सरकार ले सकती है और सरकार में निहित हो सकती है। इन सब से बचने के लिए आज का विषय आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जमीन के स्वामी हैं और जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, या तो अपनी जमीन बेच रहे हैं या किसी से जमीन खरीद रहे हैं, तो इन सब बातों का जानना जरूरी है। साथियों, अगर मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन छोटी छोटी बातों की जानकारी हो और कोई त्रुटि ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती से उनकी जमीन सरकार में निहित हो जाए, चली जाए और दिक्कतें खड़ी हो जाए। साथियों, चर्चा करते हैं धारा 104, 105, 106। ये आपस में परस्पर संबंधित धाराएं हैं जो भूमि के अंतरण के संबंध में जो कानून बने हुए उनके उल्लंघन करने पर क्या होगा, इसके संबंध में प्रावधान इसके धाराओं में दिए गए हैं। साथियों, आप जानते हो भूमि का अंतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लैंड। आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं अपनी लैंड को किसी को? एक तो आप बैनामा से मतलब विक्रय से हो सकता है ट्रांसफर, क्रय से। दूसरा हो सकता है पट्टे पर दे दें तो आपका जमीन दूसरे के पास चली जाएगी कुछ समय के लिए, या आप जो है दान दे दें किसी को, या आप बंधक रख दें। इस तरह आप भूमि को ट्रांसफर कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं किसी को। और इस अंतरण के संबंध में धारा 88 से लेकर के 101 तक नियम बने हुए हैं। पट्टे पर देने के संबंध में, विक्रय करने के संबंध में, विनिमय करने के संबंध में, इस सब के संबंध में, बंधक रखने के संबंध में नियम बने हुए हैं। धारा 88 से 101, इसमें धारा 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 100 और 101 महत्वपूर्ण है। इन सब के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए जो मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप चाहें तो डिटेल्ड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतरण में जैसे धारा 89 बनी हुई है। धारा 89 में कहा गया है कि कोई भूमिधर अगर जमीन क्रय करता है और वह जमीन क्रय करने के बाद उसके पास जमीन 12.5 एकड़ से ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा जमीन जो है वह उसकी सरकार में निहित हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है, इस धारा का उल्लंघन नहीं करना है। धारा 90 क्या है कि भारतीय नागरिक से भिन्न व्यक्ति अगर मतलब विदेशी नागरिक कोई अगर जमीन का क्रय करता है या उस पर कब्जा प्राप्त करता है तो उसको शासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर बिना शासन की अनुमति लिए करता है तो उसकी भूमि जब्त हो सकती है सरकार में। बंधक द्वारा अंतरण है धारा 91। धारा 94 में भूमिधर द्वारा निजी पट्टा भी अपनी जमीन का किया जा सकता है। उसका कैसे करेगा, क्या प्रक्रिया, धारा 95 में दी हुई है। धारा 98 में अनुसूचित जाति के लिए है कि अनुसूचित जाति की भूमि अपनी कैसे विक्रय करेगा, क्या नियम कानून है। धारा 99 में प्रावधान है अनुसूचित जनजातियों को अपनी भूमि को विक्रय या अंतरण करने के संबंध में। धारा 100 में SC ST द्वारा भूमि को बंधक रखने के संबंध में प्रावधान है। और धारा 101 में जमीन को एक्सचेंज करने के संबंध में प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं में हैं। और अगर इनका आप उल्लंघन करके कोई भूमि अंतरित कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में धारा 104 महत्वपूर्ण हो जाती है, 105 महत्वपूर्ण हो जाती है, 106 महत्वपूर्ण हो जाती है। धारा 104 क्या कहती है? मैंने जैसे पहले आपको बताया था, धारा 104, 105, 106 अब परस्पर संबंधित हैं और इनको एक साथ पढ़ा जाना, समझा जाना
जरूरी है। तो सबसे पहले धारा 104 के बारे में समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में धारा 104 में क्या प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान ये किया गया कि अगर इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमिधर या किसी असामी, भूमिधर को भी लिया गया और आसामी को लिया गया। भूमिधर कौन है? संक्रमणीय अधिकार वाला भी भूमिधर हो सकता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भी भूमिधर हो सकता है, या आसामी द्वारा किसी जोत या उसके आंशिक भाग का प्रत्येक पट्टा या अथवा हित संक्रमण किया गया है तो वह संक्रमण, वह ट्रांसफर शून्य माना जाएगा, वाइड माना जाएगा अगर उल्लंघन इस संहिता के किसी नियम का उपबंध का किया गया है। तो यह धारा 104 कहती है। अगर उपबंध का उल्लंघन करके कोई अंतरण भूमिधर या आसामी द्वारा किया गया है तो भूमिधर के मामले में प्रक्रिया धारा 105 में है और आसामी के मामले में प्रक्रिया और परिणाम क्या होंगे उल्लंघन के, वो धारा 106 में प्रावधानित है। यह जो धारा है बड़ी महत्वपूर्ण है। पुराना जो कानून था, जो इस नए कानून बनने के बाद समाप्त हो गया है, यूपी ZLR एक्ट, उसकी जो धारा थी इस विषय की, वो धारा 166 थी। अब नए कानून में यह धारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में 104 बन गई है। अब चर्चा कर लेते हैं कि 104 धारा जो है उसमें अंतर्गत शून्य होने वाले कौन से अंतरण होंगे, कौन कौन से अंतरण होंगे जो शून्य माने जाएंगे धारा 104 के अंतर्गत। पहला तो यही है कि किसी भूमिधर या आसामी ने अपनी जोत या उसके भाग का पट्टा अथवा अपने हित का संक्रमण इस प्रकार किया गया है जिससे संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन होता है तो ऐसा अंतरण शून्य समझा जाएगा। तो पहला तो यही है। दूसरा है कि धारा 89 का उल्लंघन किया गया है, अर्थात उसने जो भूमि दान से या क्रय से प्राप्त की है उस भूमि को मिलाकर 12.5 एकड़ से ज्यादा हो जाती है तो भी जो ज्यादा भूमि हुए वह सरकार में निहित हो जाएगी, वो धारा 104 का उल्लंघन माना जाएगा क्योंकि उसने धारा 89 का उल्लंघन कर दिया है तो धारा 104 में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, न्याय है, समिति है, शैक्षिक या पूर्व संस्था है, अगर शासन से अनुमति लेकर के उसने 12.5 एकड़ से ज्यादा खरीदी है तो धारा 89 का उल्लंघन नहीं होगा। अगर बिना अनुमति की है धारा 89 का उल्लंघन हो गया और धारा 104 में ऐसा जो अंतरण है शून्य हो जाएगा। तीसरा क्या है, यदि कोई विदेशी नागरिक धारा 90 का उल्लंघन करते हुए भूमि अर्जित करता है या कब्जा प्राप्त करता है, दोनों बातें हैं, या तो वो अपने नाम बैनामा करा ले उसके नाम हो जाए या खाली कब्जा प्राप्त कर ले, तब भी ये धारा 90 का उल्लंघन हो गया और धारा 104 में यह ऐसा अंतरण जो हुआ है वह नल एंड वाइड हो जाएगा। चौथा क्या है, यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धारा 98 का उल्लंघन करके अपनी भूमि का अंतरण करता है, धारा 98 में है कि SC का कोई व्यक्ति है तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी अगर अपनी भूमि को विक्रय करना है, और वह बिना उस अनुमति के अगर भूमि को विक्रय करता है तो नहीं विक्रय कर सकता है। तो अगर बिना अनुमति के किया है तो वह अंतरण शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा है, यदि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति कोई धारा 90 का उल्लंघन 99 का उल्लंघन करके अंतरण करता है, धारा 99 में प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति का कोई भूमिधर अपनी भूमि का अंतरण कैसे कर सकता है, किसको कर सकता है। अगर उसका उल्लंघन करके उसने अंतरण किया है तो भी धारा 104 के प्रावधान आकर्षित हो जाएंगे। कोई भूमिधर धारा 94, 95 के उल्लंघन में कोई अगर पट्टा करता है तो भी धारा 104 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। तो ये 6 बिंदु थे जिनके बारे में स्पष्ट किया कि कब धारा 104 के प्रावधान लागू हो जाएंगे और संहिता के उपबंधों का उल्लंघन मानते हुए धारा 104 के अंतर्गत भूमि के संबंध में किया गया अंतरण शून्य माना जाएगा। वसीयत भी अंतरण की परिभाषा में नहीं आती है। विल जो है अंतरण की परिभाषा में नहीं आती है, लेकिन न्यायगमन की एक प्रक्रिया तो है ही है क्योंकि मरने के बाद उसके उस विल का एग्जीक्यूशन होगा और जमीन उसके नाम आएगी। इसमें धारा 107 बनी हुई है कि विल कैसे होगी और क्या क्या ध्यान रखना है।
अगर धारा 107 का उल्लंघन है तब भी भूमि जब्त हो जाएगी। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके अंतर्गत अगर उल्लंघन हुआ तो धारा 104 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अब साथियों चर्चा कर लेते हैं धारा 105 की। धारा 105 जो है यह केवल भूमिधरों के द्वारा अगर उल्लंघन करते हुए कोई अंतरण किया गया है तो क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी और उसका परिणाम क्या होगा, ये डिफाइन करती है। तो ये कहती है कि यदि किसी भूमिधर द्वारा अंतरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाए, जो अंतरण किया गया धारा 104 के अधीन शून्य हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। पहला तो यह होगा ऐसे अंतरण की विषय वस्तु जो होगी, जो ट्रांसफर हुआ जिस चीज का, सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। राज्य सरकार में निहित हो जाएगी विषय वस्तु, मतलब जिस भूमि का आपने अंतरण किया है वह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। दूसरा धारा 105 खंड खा क्या कहता है, उस जोत या उसके भाग में विद्यमान जो वृक्ष होंगे, फसल होगी, कुएं होंगे या अन्य सुधार सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, वो सब राज्य सरकार के हो जाएंगे। खंड गा क्या कहता है, खंड का खा में मृत संपत्तियों में अंतरित और अंतरिती का हित, जिसने ट्रांसफर किया जो जिसको ट्रांसफर किया, उन दोनों के हित समाप्त हो जाएंगे। घा क्या कहता है, खंड गा के अधीन अंतरण के हित समाप्त से किसी आसामी का उसके अधीन धारण करने वाला हित समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर वो आसामी था तो उसका हित तो समाप्त हो जाएगा आसामी का, लेकिन जिससे उसने भूमि प्राप्त की है आसामी के रूप में, उसका हित थोड़ी समाप्त हो जाएगा, वो मालिक बना रहेगा। अंगा क्या कहता है, इस धारा के उपबंध धारा 94 के अधीन किए गए पट्टों पर लागू नहीं होंगे। जो पट्टे किए जाते हैं उन पर लागू नहीं होते, क्योंकि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए पट्टे होते हैं और वह मालिकाना हक उसमें ट्रांसफर नहीं होता है, केवल कुछ निश्चित समय के लिए उसको उस पर फसल बोने कृषि कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो मालिक तो कोई दूसरा रहता है, तो मालिक के हक नहीं समाप्त होंगे, केवल उस आसामी के हक, पट्टेदार के हक समाप्त हो जाते हैं। यहां और यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जो राज्य सरकार में संपत्ति का निहितन होता है ऑटोमेटिक होता है और ये उसी दिन से माना जाता है जिस दिन यह अंतरण किया गया है, उसी दिन से प्रभावी माना जाता है। मान लीजिए कि किसी उप जिलाधिकारी को किसी अन्य मामले में जानकारी हुई कि अंतरण ये गलत हुआ है, उसने जांच पड़ताल की और उसने उसको अंतरण को शून्य घोषित कर दिया, तो ये शून्य घोषित करने वाला आदेश भी उसी तिथि से माना जाएगा जिस तारीख को वो अंतरण हुआ है, क्योंकि कानून ये कहता है कि भूमि ऑटोमेटिक राज्य सरकार में निहित उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन अंतरण हुआ, क्योंकि अंतरण का जो हुआ है वो वाइड है, जो वाइड है तो उसी दिन से वाइड है जिस दिन उसका लिखा पड़ी हुई है। तो ये साथियों बहुत जरूरी है कि अंतरण में जिस दिन अंतरण हुआ है और वह किसी संहिता का उल्लंघन करके हुआ है तो धारा 104 के अंतर्गत वो अगर शासित हो रहा है, गवर्न हो रहा, तो 105 में आदेश कोई करे या न करे वो ऑटोमेटिक सरकार में निहित मानी जाएगी और उसी तारीख से निहित मानी जाएगी। इस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। जो सरकार में संपत्ति निहित होगी उस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। पहला अपवाद यह, किसी के पास मान लीजिए 8 एकड़ जमीन थी, उसने 7 एकड़ जमीन और खरीद ली तो उसके पास अब 15 एकड़ कुल मिलाकर हो जाती, लेकिन 12.5 एकड़ से अधिक अगर जमीन खरीदनी है तो अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब उसने 2.5 एकड़ जमीन अतिरिक्त खरीदी, तो उसकी 7 एकड़ जमीन सरकार में, जो अंतरण 7 एकड़ का हुआ, पूरी की पूरी जमीन राज्य सरकार में निहित नहीं होगी, केवल 2.5 एकड़ ही निहित होगी। ये भी ध्यान रखने की जा बात है। यदि किसी जोत में 2 हिस्सेदार, 3 हिस्सेदार, 4 हिस्सेदार हैं और किसी एक हिस्सेदार ने अपनी भूमि का अंतरण किया है और उसमें संहिता के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, तो उस हिस्सेदार की ही संपत्ति जो है सरकार में निहित होगी, ना कि अन्य जो हिस्सेदार हैं उनकी संपत्ति निहित होगी। तो यह भी ध्यान देने की जरूरत है। धारा 106 यह आसामी के बारे में चर्चा करती है, प्रक्रिया बताती है और उसका
परिणाम क्या होगा उल्लंघन करने का? इसमें कहा गया यदि उल्लंघन कोई करता है आसामी, तो ऐसे आसामी का तो किसका होगा? या तो ग्राम पंचायत का आसामी होगा, उससे उसको कुछ समय के लिए मिली होगी जमीन खेती बाड़ी करने के लिए, या किसी भूमिधर ने उसको पट्टे पर दिया होगा खेती बाड़ी करने के लिए। तो इसमें यह कहा गया कि 106 में कि उस आसामी के जो धारक के अधिकार थे वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन गांव पंचायत और उस भूमिधर के अधिकार समाप्त नहीं होते, वो उनको बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि अब वो आसामी के अधिकार समाप्त हो गए, उसने उल्लंघन किया था। लेकिन भूमिधर जिससे उसने आसामी के रूप में जमीन ली है, या गांव पंचायत जिसने उसने आसामी के रूप में जमीन ली, उनके हक बने रहते हैं, वो उनको बेदखल कर सकते हैं। ये धारा 106 में प्रावधान है। साथियों, इस प्रकार मैंने आपको स्पष्ट किया कि अगर कोई अंतरण आप कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो उस अंतरण के फलस्वरूप किसी नियम का, कानून का जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दिए हैं उसका उल्लंघन हो रहा और वह जमीन राज्य सरकार में निहित हो जाए और आपके हक में जो अंतरण हुआ वो शून्य हो जाए। मेरा अनुरोध रहेगा सभी को इस वीडियो तक को पहुंचाने का कष्ट करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस छोटी छोटी जानकारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अनुरोध कि मेरे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें और लाइक करते रहें। मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूँगा।